तो कैसे हैं आप सभी बच्चों। आप सबका अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। और हम यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स का डीओई ने जो पेपर लॉन्च किया हुआ है मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो पहले समझ चुके हैं और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि 3 मार्क्स का है। यानी कि आज हम उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 3 अंकों के हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसको लेकर चलते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक घड़ी है जिसकी 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई है। ठीक है, और ये 5 मिनट में यहाँ पर जितना भी क्षेत्रफल बना रही है वो क्षेत्रफल हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में अगर हम यहाँ पर ये देखते हुए चले कि जो हमारे पास घड़ी है वो इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि सर्कुलर शेप में है ये यहाँ पे और इसमें मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई जो है वो इसके सेंटर पॉइंट से जाएगी यानी कि केंद्र से जाएगी। तो एक तरीके से वो उसकी रेडियस हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे रेडियस जो कि त्रिज्या है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और ये कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 5 मिनट में क्षेत्रफल बनाएगी। बच्चों हम ये जानते हैं कि जो घड़ी है जो भी वॉच होती है वो क्या करती है, अगर यहाँ पे मान लीजिए वो 12 से स्टार्ट करे और 12 तक ही वो वापस आती है तो इतने में वो 60 मिनट का टाइम लेती है, बिल्कुल लेती है। और 60 मिनट में जो एंगल यहाँ पे बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। क्लियर, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर 5 मिनट में 5 मिनट्स में जो एंगल बन रहा है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कि एरिया जो भी है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ना हम सबसे पहले एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एंगल जो भी है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, हमें ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि जो मिनट की सुई है उसके द्वारा बनाया गया कोण, ये हम कोण यहाँ पे ज्ञात करेंगे यानी कि थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो उसको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यही यूज़ करेंगे क्या कि जो 60 मिनट है 60 मिनट में जो एंगल बना रहे हैं वो बना रहे हैं जी 360 डिग्री। और आपको 1 मिनट में अगर एंगल चाहिए तो आप कितना एंगल बनाएंगे, तो 360 डिग्री अपॉन 60 आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। बट हमें यहाँ पे ये 5 मिनट्स में चाहिए, तो 5 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, तो उसके लिए हम 360 अपॉन 60 डिग्री का ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 60 से ये आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 6 × 5 हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो कोण है यानी कि एंगल वो 30 डिग्री मिल चुका है। ठीक है, अब जैसे कि यानी कि 5 मिनट में ये सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई है मिनट की, यानी कि मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। इसका मतलब इसने ये वाला जो पोर्शन है ये इसने एरिया कवर किया है। तो हमें इस भाग का यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो बच्चों ये हमारे पास एक त्रिज्य खंड की शेप है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर त्रिज्य खंड का जो एरिया है, सेक्टर का जो एरिया होता है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल भी करेंगे। तो त्रिज्य खंड का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं हम उनको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो पाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। उसके बाद आर यानी कि रेडियस ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। और उसके बाद थीटा हमारे पास 30 डिग्री हमारे पास आया है। 30 डिग्री अपॉन, अब हम यहाँ पर 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, 30 से ये हमारा 12 टाइम कैंसिल हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से ये हमारा 6 टाइम कैंसिल होगा, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6 और ये 2 7 जा 14। तो फाइनली हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती है 22 और उसके बाद 7 और डिवाइडेड बाय 3।
ठीक है। तो 154/3 हमें ये वैल्यू मिलेगी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3.10 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा यहाँ पे एरिया आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 25.2। हमें मीन गिवन है, ठीक है। मीन यानी कि माध्य है, तो इन आंकड़ों का हमारे पास माध्य है। तो बच्चों माध्य है यानी कि मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है? नहीं है याद? चलो याद कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अब ध्यान रख लेना, कभी भूलना मत। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर 25/2 यहाँ पे दी हुई है। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यू k, तो k का हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है कि ये क्या होता है। तो बच्चों इस तरीके जब भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में टेबल दी हुई होती है हम पहले तो उसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल, ये हम लिख लेंगे। पहले हैं हमारे पास 0 से 10, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से लेके 20 है, फिर उसके बाद 20 से लेकर 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमारे पास यहाँ पे वर्ग अंतराल है। अब ये हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट है बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, और ये है हमारे पास 8, फिर उसके बाद 12, 10, 11 और के, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये आपके माध्य का सूत्र है, इसका मतलब आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ से सिग्मा एफ तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपको इसके लिए क्या करना है, इसका योग करना है, ठीक है, सिग्मा एफ। तो चलो योग करके देखो, 8 और 12 20 हो गए, 20 और 10 हो गए 30, 30 और 11 41, यानी कि 41 प्लस के, ये हमारे पास एफ की वैल्यू है। अब हमें चाहिए एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए हम पहले एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x आपको ध्यान होगा कि जो भी वर्ग अंतराल है, जैसे ये 0 से लेकर 10 तक है, तो इसकी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा 0, अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा यानी कि 10, हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10/2 हमारे पास कितना आया, 5, ठीक है। तो ये मिला 5। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी वर्ग अंतराल होता है, जो भी दोनों का गैप होता है, वो जोड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हम बार बार तो ऐसा नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो देखो 5 में 10 जोड़ा, कितना मिला हमें, 15। फिर 15 में से 10 जोड़ा तो हमें मिला 25, अगेन 25 प्लस 10 35 एंड अगेन इट इज़ 45। आपको x की वैल्यू मिल जाती है। नाउ अब हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। एफ एक्स यानी कि f और x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप 8 × 5 करेंगे तो आपको 40 मिलेगा, क्लियर। 12 को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 180, 10 को 25 से करेंगे तो 250, 11 को 35 से करेंगे तो 385, और k को 45 से करेंगे तो हमें मिलेगा 45k, ठीक है। और अब हमें सिग्मा एफ एक्स के लिए इन सब की वैल्यू को प्लस कर देना है। तो बच्चों जब आप इन सबको प्लस करोगे तो प्लस करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा 855 प्लस 45k, ठीक है। ये जो 45k वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी, बाकी सबको आप प्लस कर देंगे। अब आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसमें अगर हम वैल्यू ले तो सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास 855 प्लस 45k, ठीक है बेटा। और उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं हम सिग्मा एफ से, जिसकी वैल्यू है 41 प्लस के, और ये जो है हमारे पास इनका रेशियो, इनका अनुपात 25.2 के इक्वल आता है, क्योंकि ये माध्य की वैल्यू है जो कि हमें दी हुई है। अगर अब हम यहाँ पर इसके अपॉन में 1 सपोज कर ले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो 855 प्लस 45k, और यहाँ पे हम 25.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 41 प्लस k को। तो जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 1033.2 प्लस, और ये 25.2k, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो k की जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर दीजिए, तो 45k माइनस 25.2k, एंड नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास है 1033.2 माइनस 855। तो 45 माइनस 25.2k करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 19.8k, क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू 178.2। आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए k की वैल्यू के लिए,
तो 178.2 में हम 19.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉरी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर हमें ये मिलेगा 9 के इक्वल। सो k इक्वल्स टू 9 इज़ द आंसर। ये बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक ट्राइंगल है ABC, ओके, एंड दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C, यानी कि ये जो भी यहाँ पे हमारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जो C पर समकोण है, यानी कि ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना, ये C पे है, तो ये A हो गया है और ये हो गई है B, ठीक है, ट्राइंगल बन गया है। नाउ प्रूव डेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो बच्चों आप ये जानते हैं यहाँ पे क्या कि ये जो भी हमारे पास ABC ट्राइंगल है ये कैसा है, हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, और जब समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस का जब आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो कर्ण हमारे पास है AB, दैट मीन्स AB स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस, ओके बच्चा, एंड बेस दैट इज आधार, और लंब हमारे पास है परपेंडिकुलर, ठीक है। सो AB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ बेस, बेस हमारे पास है BC, सो इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास AC स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग AB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल है। नाउ अगर अब हम क्वेश्चन को देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है क्या कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी दो वैल्यूज हैं ट्रायंगल की वो इक्वल होंगी, तो ये वाली तो सबसे बड़ी साइड होती है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है, तो जो भी हमारे 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो साइड यानी कि भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि AC और BC ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यही वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दीजिए, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग AB स्क्वायर जो है हमारे पास BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो AC के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो 2 टाइम ये प्लस हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे प्रूव करना था, देखो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कथन जो है पाइथागोरस प्रमेय का वो बता देती हूँ कि क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण, उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे भी यहाँ पे हम लिख देंगे अच्छे तरीके से कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर 6 की थ्योरम है। ठीक है, चैप्टर 6 में बेसिकली दो ही थ्योरम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो है पाइथागोरस थ्योरम जो कि ये वाली है, और एक है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। जो वर्कशीट्स आपके पास आई थी उनमें भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना रहे हैं। ये आपके पास एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया है। अब इस राइट एंगल में आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर कि आपके पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम इस एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री का ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन कॉन्सेप्ट कि हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसको आप कोई ना कोई नेम देंगे, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों समकोण त्रिभुज है तो कोई ना कोई कोण भी यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, तो हमने यहाँ पे कोण भी यानी कि ये वाला जो कोण है इसको 90 डिग्री का ले लेते हैं। तो ये A हो जाता है और ये हो जाता है C। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग। अब बच्चों B अगर 90 डिग्री का कोण है तो कर्ण आपके पास AC वाली साइड होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रूव करेंगे AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इसको जब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा, यानी कि रचना। और रचना में हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है इस पर ना एक लंब बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक लंब हम यहाँ पे बना देते हैं, और वो हम ले लेते हैं BD एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू AC। तो B से ले हमने यहाँ पर D तक ये लंब यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो ट्रायंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो ABD ट्रायंगल है और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है BDC। ठीक है, दो छोटे छोटे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बन चुके हैं। तो अब हम इन ट्रायंगल्स को लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एक तो इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कौन सा है ये, ट्रायंगल ABD। तो इसमें हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए आप। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल पे हैं। कैसे कि ये जो आपका ABD वाला ट्रायंगल है, जैसे A ये D है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और जो हम यहाँ पे ABC लेकर चल रहे हैं ऐसे B, तो यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला एंगल बन रहा है, तो एक 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल दिखने में भी एक जैसे हैं, तो इनकी जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो हम कह देते हैं कि AD अपॉन AB जो है यहाँ पे AB अपॉन AC के इक्वल होगा। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे कहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में AB को AB से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये AB स्क्वायर हो जाता है, और AD को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं AC से। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABD लिया है, ऐसे ही हम यहाँ पर ये सेकंड वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं BDC। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे ट्रायंगल BDC में। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। तो CD अपॉन BC जो है वो हमारे पास BC अपॉन AC के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो BC को BC से करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा, और CD को हम करेंगे AC से, तो ये CD इंटू AC यानी कि इसके इक्वल हमें यहाँ पे मिलेगा। आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
तो दोनों इक्वेशंस में वहाँ पे है AB² प्लस यहाँ पे है BC² इज इक्वल टू वहाँ पे आपके पास है AD इंटू AC, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास है ये CD इंटू AC, दोनों में आप AC कॉमन ले लीजिए तो आपके पास यहाँ पे ये बचेगा AD प्लस यहाँ पे CD। ओके, अब देखो आप जरा AD प्लस CD, ये जो डायग्राम आपने बनाया है इस डायग्राम के अंदर AD आपके पास ये वाली साइड है, CD ये वाली साइड है, और जब दोनों को प्लस कर रहे हो तो मिलकर AC बन जाता है, ठीक है। तो AD प्लस CD आपके पास यहाँ पे AC के इक्वल हो जाता है, और AC के इक्वल होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं AC इंटू AC, और AC इंटू AC हो जाएगा AC², और AC ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनस बोले तो कर्ण का स्क्वायर है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कॉन्सेप्ट है कि 3 अंकों की धनात्मक संख्या है। देखना बच्चे, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। 3 अंकों की धनात्मक संख्या, तो जैसे 3 अंकों की कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 546, ठीक है। ये हमारे पास 3 अंकों की एक संख्या है, इसके अंक AP में है। फिलहाल अभी जो मैंने लिया है इसमें तो AP में नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह ऐसे 2 बना दूं तो 2, 4, 6, तो ये कैसे होंगे AP में, यानी कि समांतर श्रेणी में। देखो 2 और 4 के बीच में जितना अंतर है वही 4 और 6 के बीच में है, ठीक है। और इन अंकों का योग 15 है, तो यानी कि अगर मैं 2, 4, 6, जैसे फिलहाल मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, तो मैं जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इनका योग 15 है, ये आपको समझाने के लिए। तो पहले हम कोई भी 3 अंक मान लेते हैं। हमने क्या कहा, AP में होने चाहिए। जैसे ये 2, 4, 6 AP में है ना, इनके बीच में एक समान अंतर है, तो हम अंक मान लेते हैं। माना अंक जो है वो क्या क्या है, एक तो है जी A, ठीक है। फिर दूसरे में आपने D जोड़ दिया, फिर तीसरे में आपने D को 2 बार जोड़ दिया, यानी कि A प्लस 2D। तो ये बन गए आपके 3। तो एक जैसे यहाँ पे A, ये A प्लस D, और ये वाला A प्लस 2D। अब इन अंकों का योग बोल दिया 15। तो आप जो इनको देख लीजिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें आपने योग करना है, तो A, फिर उसके बाद A प्लस D, फिर उसके बाद A प्लस 2D, तीनों को आपने जोड़ दिया, कितना मिला, A 3A हो गया है। फिर D प्लस 2D भी 3D के बराबर हो जाता है, और ये जो योग है हमें 15 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो 3 कॉमन आ जाएगा आसानी से, आपको मिलेगा A प्लस D बराबर किसके बराबर, 15 के, ठीक है। तो यानी कि A प्लस D का मान हमारे पास 15/3 यानी कि 5 आया है। तो बच्चों यहाँ से हमें A प्लस D का मान कितना मिल गया है, 5 के बराबर मिल गया है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया है इस क्वेश्चन का। अब आपको या तो A मिल जाए या फिर D मिल जाए, तो आपको बाकी का पता चल जाएगा। इससे एक सिंपल सी एक बात तो पता चल चुकी है, क्या कि A प्लस D यानी कि जो बीच वाला जो पद है वो हमारा 5 है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि अंकों को पलटने पर, जैसे अभी ये 2, 4, 6 था, इसको पलट दोगे, उल्टा कर दोगे, तो क्या बनेगा, 6, 4, 2, ये बनेगी हमारे पास। अब ये क्या कहता है कि पलटने पर जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 396 कम है। तो चलो अंकों को पलट के देखते हैं। तो उससे पहले अगर हम ये देखें कि हमारी, ये तो अभी हम अंकों की बात कर रहे थे, हमारी जो संख्या है वो कैसे होगी। तो बच्चों देखो, आपको मैंने अभी भी बताया, जैसे 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 में 2 सैकड़े पे आता है ना, यानी कि जब हम 2, 4, 6 को खोलेंगे तो ये एक तरीके से 240 और 6, इन तीनों को जोड़ने पे हमें मिला है। तो 2 तो हमारे पास 100 में यानी कि सैकड़े में आता है, तो ये जो पहले वाला अंक है A, ये भी हमारे पास सैकड़े में आएगा। तो हम यहाँ पर इस A को 100 से गुना करेंगे, ठीक है। ये संख्या बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। ये A है जो, इसको हम 100 से गुना करेंगे, ये हमारी मूल संख्या है, पहली वाली संख्या, ठीक है जी, मूल संख्या। दूसरे में फिर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, A प्लस डी आपका दहाई वाला है, तो आप 10 से गुना करोगे, ठीक है, दहाई यानी कि टेंस वाला।
और जो सैकड़ा है यानी कि वो 100 वाला, और a+2d हमारा यूनिट डिजिट में आता है, वंस प्लेस में आता है, तो हम उसको a+2d ही रख देंगे। अब जरा एक बार सबको प्लस करके देखो कितना बना, 100a और यहाँ से ये 10a प्लस 10d प्लस 2d प्लस करेंगे तो 100 और 10 और यहाँ पे आपके पास एक a भी है, ठीक है, तो ये a भी है, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं यहाँ पे a+2d। तो प्लस किया सबको तो ये आपके पास 111a मिला, और फिर उसके बाद 10 और 2 हमारे पास हो जाता है 12d। तो ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है, मूल संख्या मतलब ये हमारी ओरिजिनल नंबर है, ओके, ओरिजिनल। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप संख्या को पलट रहे हो, यानी कि रिवर्स कर रहे हो। तो बच्चों जब आप यहाँ पे पलट रहे हो संख्या को, तो जब आपने पलटने पर, तो जैसे 246 का 642 बन गया ना, देखो यहाँ पे ये 246 था, हमने इसका 642 कर दिया, यानी कि ये जो 6 पहले वंस में था अब ये 100 में हो गया है, 4 तो मिडिल में ही रहा, यानी कि ये तो आपका 10th प्लेस में ही आएगा, और जो 2 आपका पहले 100 में था अब ये यहाँ पे आकर यूनिट डिजिट में हो गया है, ठीक है। तो यानी कि a आपका हो गया है वंस में, a+d हो गया है आपका 10th में, और a+2d किस में हो गया है 100 में, तो हम वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो a को हमने किया वंस में, 10 हमारा बीच में ही रहेगा, और उसके बाद a+2d हमारा 100 में हो गया है, ठीक है जी। आप इस सबको प्लस करेंगे तो a और 10a 11a हो जाएगा, और 11 और 100 हमारा यहाँ पे 111a मिलेगा। फिर उसके बाद 10d प्लस 200d, तो 10 और 200 हमारे पास 210d बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्स संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो रिवर्स करने पर, जो अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या से 396 कम है। दैट मीन्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 396 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से 396 कम। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि जो हमारी ओरिजिनल संख्या है, ठीक है, उसमें से अगर हम 396 को माइनस कर देंगे तो फिर हमें जो हमारी फ्रेश वाली जो संख्या है वो मिल जाएगी। तो ओरिजिनल संख्या है 111a, प्लस में वहाँ पे है 12d, माइनस में आप कर रहे हो 396, ठीक है, और फ्रेश आपको मिल रहा है 111a प्लस 210d के बराबर। 111 जो है वो आपका दोनों तरफ है, तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने ये 111a से 111a कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास है 12d, और 210d यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 396 यहाँ पे जाके प्लस का। आप 12 में से 210 को माइनस करेंगे तो 198d हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस में, एंड दैट इज इक्वल टू 396। तो बच्चों यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी -396 अपॉन 198, दैट मीन्स -2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाती है -2। अब बच्चों आपको ध्यान है क्या कि आपको एक इक्वेशन मिली थी अभी अभी, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें a प्लस डी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अगर आप यहाँ पे d की वैल्यू अप्लाई कर दोगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a प्लस डी इज इक्वल टू 5, a प्लस d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाती है 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो बच्चों आपको a मिला 7, ठीक है, a प्लस डी आपको किसके इक्वल मिला 5 के, ओके, और a प्लस 2d अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों हमें मिलेगा a तो हमारे पास है 7 प्लस 2 इंटू डी यानी कि हमारा -2, तो 7 - 4 यानी कि 3 के। तो जो हमारी संख्या है वो क्या बन जाती है, a पहले आ जाता है यानी कि 7 हो गया है, ठीक है, और उसके बाद 5 और फिर 3, सो 753 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी 3 डिजिट की वो संख्या बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको ना यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, यानी कि एक वृत्त बनाना है, ठीक है। और जो वृत्त बनाना है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको यहाँ पे लेना है। तो जो आपका वृत्त है वो आपका अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी रेडियस दिखाएंगे, यानी कि जो त्रिज्या है आप वो बताएंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे यहाँ तक त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। ये सेंटर हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर को हम O पॉइंट दे देते हैं और ये पॉइंट हो जाता है हमारे पास त्रिज्या का 1। अब हमें क्या करना है, इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो कि 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो बच्चों 45 डिग्री के कोण पर अगर एक रफ डायग्राम बनाया जाए तो वृत्त ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो स्पर्श रेखाएं हैं वो इस तरीके से बनेंगी। आपस में ये किस एंगल पे झुकी हुई होनी चाहिए, 45 डिग्री पे झुकी हुई होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो वृत्त है ये ऐसे, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है, तो आमने सामने के जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 135 डिग्री। तो हम यहाँ पे ना 135 डिग्री बना लेते हैं पहले O पे। तो प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि जो 135 डिग्री का जो आपके पास एंगल होगा वो बेसिकली 90 डिग्री और 180 डिग्री का प्लस कर दो, यानी कि 270 डिग्री उसका हाफ होगा, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं मैं इसका प्रोसीजर आपको बता देती हूँ। वैसे ये हम ना वर्कशीट जो है हमारे पास जो 71 से लेकर 73 वहाँ पे हम डिटेल में ना जो कंस्ट्रक्शन है टेंजेंट लाइन का, यानी कि स्पर्श रेखाओं का, वहाँ सीख चुके हैं। बस वहाँ पे क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो गए हैं। अगर आप वहाँ से भी देखोगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, वर्कशीट नंबर 71 से लेकर 73 तक। तो अब जैसे अब मैं आपको जैसे जैसे बताते जाऊंगी, इंस्ट्रक्ट करते जाऊंगी, आपको वैसे ही बनाना है। आपको O पॉइंट पे अपने एक कंपास का जो पॉइंटर रख के ना एक आर्क ऐसे कट करना है, ठीक है। अब ये वाला जो आर्क है ये आपकी रेडियस को एक पॉइंट पर कट करता है, हम इसको P ले लेते हैं, ठीक है। अब इस P पर रखकर हमें एक आर्क ऐसे कट करना है, ये 60 डिग्री का होगा। फिर हम यहाँ पे ये 120 डिग्री का करेंगे एक और कट, और जो तीसरे नंबर का आर्क होगा वो हमारा होगा यहाँ पे 180 डिग्री का, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे मतलब जो 120 डिग्री और 60 डिग्री है इनका यहाँ पे बाइसेक्टर ले लेंगे। बाइसेक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे पास ना एकदम 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का आर्क हो जाएगा। तो 90 डिग्री, लेकिन ये हमारा फाइनल तो होना नहीं है, हमें ना 90 और 180 इन दोनों का यहाँ पे हाफ लेना है। तो एक अब आप यहाँ पे एक तो इस पॉइंट से यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटर को रख के आर्क यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, ये मतलब 180 से और एक ये 90 डिग्री जो मिला है ना आपको यहाँ से, तो ये आपका इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस कलर से शो करके दिखा देती हूँ आपको। एक तो ये रेडियस बनानी है और इस पर 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये आपका यहाँ पे बन गया। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, एक तो इस सर्कल पे है A पॉइंट, ठीक है, और एक हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है इसको हम नेम दे देते हैं C पॉइंट। हमें A और C इन दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए ऐसे एक आर्क कट करेंगे, ये 60 का होगा, 120 का होगा, फिर उसके बाद ऐसे कर लेंगे तो 90 का यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री वाली लाइन जो है वो एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री वाली, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सर्कल से टच होते हुए आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ पे A पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे, जो कि आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है। मतलब एक 60 का एंगल लेंगे, एक 120 का लेंगे और इन दोनों का बाइसेक्टर। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास और एक ये वाली पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो मिल जाएंगी। तो बच्चों जो टेंजेंट लाइन होगी वो मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की होंगी, ठीक है। एक तो ये वाली लाइन होगी और एक ये वाली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अगर इन टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल है, स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो भी आप अगर नापेंगे तो ये यहाँ पे आपको 45 डिग्री के इक्वल
मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। और जैसे जैसे स्टेप्स आप यहाँ पे करते जाएंगे वैसे ही आप अगर लिखेंगे तो वो आपके स्टेप्स यानी कि रचना के बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास। ठीक है, 3 है और क्रमागत है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाले, यानी कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम ना पहले इनको सपोज कर लेते हैं कि ये क्या क्या है। यहाँ पे माना 3 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो बच्चों जब भी हमारे पास 3 धनात्मक पूर्णांक आएंगे तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि आप इस तरीके से मानना, हमेशा आपका क्वेश्चन बिना किसी कंफ्यूजन के मतलब इजीली और जल्दी होगा। जैसे कि एक तो x-1 और इसमें 1 जोड़ दिया तो x आया, फिर उसके बाद x+1, इस तरीके से आपको लेने होते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो यहाँ पे सपोज कर लिए हैं। ठीक है, और काम की एक बात है क्या कि ये जो इंटीजर्स हैं हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड इंटीजर, तो जो भी सेकंड इंटीजर है हमारे पास यहाँ पे ये वाला, इसका तो हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट है x-1 और x+1 इनका, तो पहले तो आप इनका प्रोडक्ट कर दो यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद प्लस कर दो सेकंड वाले का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वो आपको 49 के इक्वल यहाँ पे मिल जाती है। और आपको पूर्णांक ज्ञात करने हैं, यहाँ पे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे x-1 और x+1 है, तो ये x² - 1 का फॉर्मूला बन जाता है प्लस x² = 49। x² और x² हमारे पास 2x² हो जाएंगे, -1 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा और 49 + 1 हमारे पास होगा 50। तो x² की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 50/2 यानी कि 25। तो बच्चों जब आप x² 25 है तो x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप 25 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, और स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपके पास +-5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आपके पास +5 भी हो सकती है और x की वैल्यू आपके पास -5 भी हो सकती है, बट -5 जो है हम उसको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ये धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 आप लोगे, और अगर x की वैल्यू आप 5 लोगे तो जो इंटीजर्स हैं हमारे पास वो क्या क्या होंगे, तो एक तो है जी x-1 यानी कि 5 - 1 तो 4 हो गया, सेकंड वाला तो खुद x है तो वो 5 रहा, और जो थर्ड वाला है वो x+1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 रहा। ठीक है, तो 4, 5 और 6 आपके ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है बच्चों, आपने देखा ना, जब हम इस तरीके से यहाँ पे लेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो चॉइस बेस्ड है, तो इसमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू। तो जब हम इसकी ये टर्म्स लेते हैं तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इसमें स्क्वायर यहाँ पे x+2 और x-2 है, तो इनका ना यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x-1 जो है वो x-2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर x-3 जो है वो x+2 से मल्टीप्लाई होगा, और आपको मिलेगा 11/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो x × x हो जाएगा x², फिर x को यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2x, अब -1 को x से करेंगे तो -x, और -1 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 × 2 हो जाएगा 2 प्लस। इसी तरीके से अब हम x-3 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया x², x को 2 से किया 2x। नाउ अब हम -3 को करेंगे, तो -3 को x से किया -3x, -3 को +2 से किया तो -6,
अपॉन यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11/8 आपके पास होगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है तो ये 2x स्क्वायर हो गया है, ठीक है, -2x और ये x -3x हो गया, -3x, या फिर अगर और सॉल्व करो तो देखो -2x से +2x कैंसिल होता है, फिर -x और -3x हो गया -4x, +2 एंड -6 हो गया -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 11/8। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -4 के साथ, और उसके बाद 8 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर -4x -4 के साथ, ठीक है, 11x स्क्वायर -44, उसके बाद 8 × 2 हो जाएगा 16x स्क्वायर -8 4 हो गया 32x -32, ठीक है। अब आप इसे आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये 16x स्क्वायर तो है ही, 11x स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, फिर -32x है, -32 भी है, -44 यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 16 - 11 5x स्क्वायर -32x यहाँ पे है, एंड -32 + 44 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य मेथड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू होती है -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे -b की वैल्यू -32 ही है, प्लस b² दैट मीन्स -32 होल स्क्वायर, अगेन -4 × a है 5 और c है हमारे पास 12, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 2a, तो 2 × a यानी कि 5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 32 हो गया, प्लस माइनस 32 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब आप यहाँ पे 32 के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 1024, -4 × 5 20 हुआ, 20 को 12 से मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 12 × 2 24 यानी कि 240 मिला, 2 × 5 हो जाता है 10, सॉल्व करने पे 32 प्लस माइनस ये आपको मिला 784/10। 784 जो है इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 28 हमें मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हम प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो जब आप प्लस करेंगे तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, और जब आप माइनस करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। तो 32 + 28 हमारे पास होगा 60/10, सॉल्व करने पर 6, और ये होगा 4/10, ठीक है। लेकिन अगर अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो x की वैल्यूज़ का है, ठीक है। तो आपके पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो जाती हैं, यहाँ पे आप देखिए आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक तो आपके पास आती है x की वैल्यू 6 और दूसरी हमारे पास आती है 4/10, 4/10 यानी कि 0.4 भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों इस तरीके से आपकी ये जो आपका सेक्शन था 3 मार्क्स का ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।